डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल्स की ये जो सीरीज है, इसमें हम गुप्ता एंड आर अगोर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम हाईवे इंजीनियरिंग के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बट कुछ रह गए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आज का सेशन उसके लिए है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया है कि एक सेक्शन ऑफ रोड है जिसमें फ्री स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, जैम डेंसिटी 70 व्हीकल पर किलोमीटर है। मैक्सिमम फ्लो क्या होगा जो एक्सपेक्टेड हो सकता है इस रोड पर। तीन टर्म यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। एक होता है मैक्सिमम डेंसिटी, या फिर आप सिंपल से समझ सकते हो डेंसिटी क्या है। डेंसिटी क्या है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड अवेलेबल है, वो उस रोड की डेंसिटी है उस पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कि आप 1 किलोमीटर का स्ट्रेच कंसिडर करते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसमें 30 व्हीकल्स प्रेजेंट हैं, तो आपकी डेंसिटी होगी 30 व्हीकल्स पर किलोमीटर। एक होता है फ्लो, जिसमें कि ये कोई रोड सेक्शन है और ये कोई ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है आपका। यहाँ से आप देख रहे हो यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं वो फ्लो है। नंबर ऑफ व्हीकल्स आप काउंट करोगे, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। यूनिट टाइम को अगर आप आर में ले रहे हो तो आइए इस तरीके से आ जाएगा 30 व्हीकल्स पर आवर या 40 व्हीकल्स पर आवर। ये दो टर्म होगी। इसके अलावा होता है एक फ्री स्पीड। आपको एक चीज यहाँ पे समझ आ रही होगी कि एक तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है जैसे ट्रैफिक जैम आपने देखा है, जहां पे जाम लग गया, बिल्कुल गाड़ियां चल ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा, डेंसिटी तो मैक्सिमम होगी क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा प्रेजेंट है वहां पर, और जो फ्लो है वो जीरो होगा क्योंकि उससे आगे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहां से गाड़ियां बिल्कुल पास ही नहीं हो रही है। एक तो ये जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है इसको जैम डेंसिटी बोलते हैं। अब अगर हम क्यूब में, और जो क्यू क्या है यहाँ पर, फ्लो व्हीकल्स पर किलोमीटर, सॉरी व्हीकल्स पर आवर, क्यू में, और हम एक जो डेंसिटी है उसमें ग्राफ बनाए। ट्रैफिक डेंसिटी जो होती है व्हीकल पर किलोमीटर, कैसे डिनोट की जाती है। जो ट्रैफिक फ्लो है व्हीकल्स पर आवर, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। इनके बीच में ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है कि जैसे जैसे हम डेंसिटी बढ़ाते हैं ट्रैफिक फ्लो बढ़ता है। डेंसिटी जीरो है मतलब व्हीकल है ही नहीं रोड पे बिल्कुल। फिर जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाई, ट्रैफिक बढ़ा, फ्लो भी बढ़ेगा। एक पॉइंट पे फ्लो मैक्सिमम होगा, उसके बाद जाम की सी सिचुएशन बनने लग जाएगी और धीरे धीरे फ्लो है वो रिड्यूस होते होते इस पॉइंट पर जैम डेंसिटी पे फ्लो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब कंप्लीट जैम हो चुका है ट्रैफिक जैम, तो अब व्हीकल्स बिल्कुल भी पास नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो क्यू मैक्सिमम आ रहा है ये कोरस्पॉन्डिंग आएगा ये जैम डेंसिटी मैक्सिमम वाली डेंसिटी, और ये k इज इक्वल टू जीरो है इनके बीच वाले पॉइंट पे, और ये इक्वल होगा, मतलब वो पॉइंट, वो डेंसिटी जिस पे फ्लो मैक्सिमम है वो होता है k जैम डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका हाफ। इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी और क्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करें कि ये यहाँ पे हमने v लिया हुआ है और ये यहाँ पर हमने q लिया हुआ है, तो जैसे जैसे ट्रैफिक ये स्पीड हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लो बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और फिर जीरो हो जाएगा। अब ये क्या है, ये वाला पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्री स्पीड। डेंसिटी और फ्लो दोनों ही जीरो हो जाते हैं इस पे, तो वो स्पीड जिस पर कि ये जो यहाँ पे क्यू जीरो हो रहा है वो स्पीड होती है फ्री स्पीड। आपको कौन सी स्पीड चाहिए, यहाँ पर आपको क्यू मैक्स जिसके कोरस्पॉन्डिंग है वो चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे क्यू मैक्सिमम है। तो ये होता है इस वी फ्री का हाफ। अब आपको मैक्सिमम फ्लो निकालना है तो आप क्या नहीं करोगे, के जो कोरस्पॉन्डिंग है मैक्सिमम फ्लो के और मल्टीप्लाई बाई वी। मैक्सिमम फ्लो के कोरस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी है वो के जैम डिवाइडेड बाई 2 है, जैम डेंसिटी का हाफ, ये वाला पॉइंट। और इस वाले ग्राफ में ये वाला पॉइंट है जो जीरो और वी एफ का मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा वी एफ बाई 2। तो चाहे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, आपको अगर इजी लगता है नहीं भूलोगे एग्जाम में, और अगर आपको लगता है कि भूल सकते हैं एग्जाम में एकदम से नहीं याद रहेगा, तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन भी याद रख सकते हो। 80 इंटू 70 इसके 2 आएगा, डिवाइड में इसमें भी 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 5600 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक सर्कुलर कर्व है जिसकी रेडियस 200 मीटर है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15 है,
डिजाइन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, वो क्या होगा? अब यहाँ पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि इन्होंने फ्रिक्शन फैक्टर दे दिया है और काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि फ्रिक्शन फैक्टर अगर दे दिया है तो हमें कंसिडर करना ही है उसको। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा प्रेशर सुपर एलिवेशन पूछा, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और जब भी हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, हम पूरा का पूरा जो रिक्वायर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो इससे सुपर एलिवेशन से देते हैं। तो इन जनरल तो फॉर्मूला हमारा ये होता है v²/127 r में यहाँ पे v किलोमीटर पर आवर में होगा, तो जो फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा वो लिख रही हूँ। f को आपको 0 लेना है तो e आ जाएगा v²/127 r। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, e पूछा है, तो आप वैल्यू रख दोगे 40 × 40 डिवाइडेड बाई 127 r, सर्क्यूलर रेडियस ऑफ कर्व 200 मीटर, तो आर भी आपको दे दिया है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो काफ़ी इजी सी कैलकुलेशन है। ये परसेंटेज में निकालना अगर है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब परसेंटेज के बिना अगर निकालोगे तो 0.63 आएगा, बट ऐसा ऑप्शन है नहीं क्योंकि इन्होंने ऑप्शन परसेंटेज में दिए हैं। तो आप इसको 0.063 आएगा, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है 1 in 25 का, वो मीट कर रहा है एक असेंडिंग ग्रेडियंट को जो कि है 1 in 40। तो लेंथ ऑफ वैली कर्व रिक्वायर्ड क्या होगा? एक यहाँ पे हेडलाइट डिस्टेंस दी गई है आपको 100 मीटर की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला होता है वैली कर्व के लिए। ये कंडीशन तब है जब जो डिस्टेंस s गिवन है उससे l की वैल्यू बड़ी हो, और अगर l की वैल्यू कम आ रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। अगर आपकी जो l की वैल्यू आपकी आ रही है वो गिवन डिस्टेंस से कम है तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे एक तो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये रहता है कि ये n कैसे कैलकुलेट करें, तो काफी सिंपल है, मैंने आई थिंक पहले भी बताया है। ये वाला फॉर्मूला याद रखो आप, n1 - n2। यहाँ पे ध्यान रहे n1 है वो असेंडिंग के लिए पॉजिटिव होगा, मतलब n1 n2 जो भी है असेंडिंग के लिए पॉजिटिव होंगे अगर असेंडिंग है, और डिसेंडिंग अगर है तो नेगेटिव होंगे। तो n1 - n2 हो गया ये। अब यहाँ पे पहला है डिसेंडिंग, तो आप इसको माइनस का 1/25 रखोगे, माइनस दूसरा असेंडिंग तो इसको आप पॉजिटिव रखोगे। तो अब आपके यहाँ पे आ रहा है ये माइनस का बाहर आ जाएगा, अंदर 125 + 140, और इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 13/200 आ रहा है। माइनस आ रहा है मतलब ये वैल्यू कर्व बन रहा है, और n की वैल्यू यहाँ पे जो रखनी है वो 13/200 है। अब यहाँ पर l की वैल्यू अगर रखेंगे तो 13/200 इंटू s का स्क्वायर, s है 100 × 100 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 इंटू s रखना है 100, और इससे आप सोल्व करोगे तो इजी सी कैलकुलेशन है, 130 आ जाएगा आपका। अब 130 है वो SSD से ज़्यादा है तो ये आंसर करेक्ट है। अगर 130 की जगह फॉर एग्जांपल ये अगर 60 आता, 70 आता, तो फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता। यहाँ पर आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि एक असेंडिंग ग्रेडियंट मीट कर रहा है डिसेंडिंग ग्रेडियंट को, तो उस केस में लेंथ ऑफ समिट कर्व की रिक्वायर्ड क्या होगा अगर जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूले हैं डायरेक्टली याद रखने ही होंगे, पहले तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इनका, तो कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप डिराइव कर सको या ऐसा कुछ। तो ये एल है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन पिछले के जैसे ही है। अभी हम एल कैलकुलेट कर लेते हैं फिर चेक लगाएंगे। तो ये कैलकुलेट करोगे आप, ये एन क्या होगा, n1 - n2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये n1 पॉजिटिव है, तो ये 1/100 माइनस अगला है वो नेगेटिव है, तो आप इसको माइनस का 150 रखोगे, और ये आ जाएगा आपका 3/100 पॉजिटिव। अब ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखनी है, L = n की जगह आप लिखोगे 3/100, S यहाँ पे है 500 × 500
डिवाइडेड बाई 9.6। अब यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस के बीच में काफ़ी गैप है, तो आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। कैसे करोगे अप्रोक्सीमेशन से? आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 500 इंटू 500 दिस डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9.6। ये इससे कैंसिल हो गया, ये पॉइंट को हटाए तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 से यहाँ पे आ गया 32। तो ऊपर क्या आ रहा है आपका 500 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 32। इसको आप 500 इंटू 50 इसको आप लिख सकते हो 25,000 डिवाइडेड बाई 32। अब आप अप्रोक्सीमेशन से ये भी कर सकते हो कि 32 को 30 ले लो, 32 को 30 ले लिया। अब 2500 में सिर्फ 3 का भाग देना है आपको। कैलकुलेट करते हैं क्या आ रहा है, 8, 24, 10, 3, 833 आपकी डिस्टेंस आ रही है। अब क्या होगा, एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो इससे कुछ कम होगा, क्योंकि आपने 32 की जगह 30 लिया है। बस ये आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने डिनोमिनेटर को अगर घटाया है तो आपका आंसर बढ़ गया है, एक्चुअल आंसर से कुछ कम आएगा। और 833 से आप कंपेयर करो तो समझ आ रहा होगा कि 470 इतना कम तो नहीं आएगा, तो 781 आंसर हो जाएगा। और ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफ़ी होंगे और टाइम बहुत कम रहेगा, तो प्रैक्टिस जरूर करें कैलकुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि एक सीमेंट कंक्रीट स्लैब है, इसके लोड के, वेफिंग के और फ्रिक्शन स्ट्रेसेस यहाँ पर गिवन है, और क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब क्या होगा, टोटल स्ट्रेसेस मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा समर मिड डे पे। तो एक एक स्ट्रेसेस की हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो लोड के कारण क्या होगा, लोड के कारण इस तरीके से स्लैब बेंड होगा, ऊपर से लोडिंग लगती है तो ऐसे ही बेंड होता है। तो नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे। तो ये तो हो गया लोड के कारण। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, ये हीट है, समर मिड डे में टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये एक्सपैंड करना चाह रही है। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या करते हैं, कोई भी मूवमेंट हो रहा है उसको रेजिस्ट करते हैं, तो इसको एक्सपैंड नहीं करने देंगे। एक्सपैंड से रोकने के लिए फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे कंप्रेशन नेचर के। तो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आपके होंगे कंप्रेशन नेचर के। और इसी के साथ में दूसरे यहाँ पे जो स्ट्रेसेज होंगे वो होंगे वेफिंग स्ट्रेसेज। ये किसके कारण हो रहा है कि टॉप की जो लेयर है और बॉटम की लेयर है उनका टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर ये जो है स्लैब, अब टेम्परेचर ज़्यादा है, समर मिड डे मतलब दिन की धूप में इसका टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसका उतना बढ़ा नहीं है। तो ऊपर की जो लेयर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहेगी इस तरीके से, बट नीचे की लेयर है उसका टेम्परेचर राइज उतना नहीं हुआ है तो वो कम एक्सपैंड करेगी। तो ये कुछ वैसा ही बन रहा है जो आपने कॉपर और एल्यूमिनियम का इस टाइप का एग्जांपल देखा होगा कंपोजिट बार में, कि टेम्परेचर को चेंज करने से कैसे उसमें स्ट्रेसेज आते हैं। क्या होगा, नीचे की लेयर का टेम्परेचर कम है तो ये उतना एक्सपैंड नहीं करना चाह रही है, तो ये ऊपर की लेयर पे क्या करेगी, इस तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेसेज लगाएगी, कंप्रेसिव नेचर के स्ट्रेसेस लगाएगी। वहीं पे ऊपर वाली जो लेयर है ये नीचे वाली लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाएगी, क्योंकि ये कंपोजिट है तो इक्वल स्ट्रेच होंगे, इक्वल एक्सपेंशन होगा। तो ऊपर की जितना चाह रही है उतना भी नहीं होगा, बट नीचे की जितना कम एक्सपेंशन अपने टेम्परेचर के कारण उसका हो रहा है उतना भी नहीं होगा। नीचे वाली का जो एक्सपेंशन होगा वो बढ़ेगा, ऊपर वाले का एक्सपेंशन होगा वो घटेगा। और इसका एक्सपेंशन बढ़ रहा है मतलब इसमें कौन से नेचर के स्ट्रेसेज आ रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगा टेंसाइल नेचर का। तो बॉटम में जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे लोड के कारण जो आ रहे हैं कितने हैं 210, दिस माइनस फ्रिक्शन के कारण कितने आ रहे हैं 10, प्लस ये वेफिंग के कारण कितने आ रहे हैं 290। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 280 प्लस 210 490 आ जाएगा, ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि एक व्हीकल है, वो v वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था
उस पर ब्रेक लगाए गए तो उसने स्किड किया 16 मीटर की डिस्टेंस तक और उसके बाद में वो रुक गया। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हुआ वो दिया गया है 0.4। हमसे पूछा है कि ब्रेक लगाने से पहले व्हीकल की स्पीड क्या रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो ये दो इक्वेशन हैं इनसे हो जाते हैं, या तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लगेगी या ये वाली इक्वेशन लगेगी। यहाँ पे आपको ये टर्म्स क्या डिनोट कर रही है उसका पता होना चाहिए। कोई व्हीकल है वो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, आपने उसको a एक्सीलरेशन दिया, कितने टाइम तक एक्सीलरेशन दिया, t ड्यूरेशन तक, तो अब उसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई है वो ये v हो गई है। दूसरी इक्वेशन कहती है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी u थी, आपने a एक्सीलरेशन दिया, कितनी डिस्टेंस तक दिया, जब तक उसने ये s डिस्टेंस ट्रेवल करी तब तक आपने एक्सीलरेशन a रखा, तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो ये जो v दी है यहाँ पर ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि व्हीकल कंप्लीटली रुक रहा है, u तो यहाँ पर हमारे लिए अननोन है और v हो रहा है 0। a है वो आपका नेगेटिव है यहाँ पर, क्योंकि आप ब्रेक लगा रहे हो, व्हीकल को रिटार्ड कर रहे हो, नेगेटिव एक्सीलरेशन है। और s आपको दिया गया 16 मीटर, a नेगेटिव है, a आपको पता नहीं है कितना है बट आपको फ्रिक्शन फैक्टर दिया है और ये इक्वल होता है g इंटू एफ के, तो 0.4 का फ्रिक्शन फैक्टर है, तो आपका a हो जाएगा माइनस का gf यानी माइनस का 0.4 इंटू 9.8। यहाँ पे आप इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज रखोगे तो v 0 है, u आपको निकालना है -2 इंटू एक की जगह आप 0.4 इंटू 9.8 रखोगे, इंटू s की जगह 16 रखोगे, और यहाँ से आप u निकाल लोगे 2 इंटू 0.4 इंटू 9.8 इंटू 16, इसका स्क्वायर रूट। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका स्क्वायर रूट अगर ये निकालोगे ये आएगा समथिंग 18 इंटू 14/100। इजी कैलकुलेशन है। एक तो क्या होगा, ये पॉइंट हटा के आप इसको डिवाइड में 100 कर सकते हो, तो इसका रूट नीचे 10 आ जाएगा, ये नीचे ये 10 आ जाएगा। इसके बाद क्या बचता है 4 इंटू 8, तो 8 इंटू 16 इंटू 98, इसका ये आ जाएगा। अब ये आपका आया मीटर पर सेकंड में, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं किलोमीटर पर आवर में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये है, इसको मैं 8 इंटू 1.4 लिख देती हूँ। तो 8 इंटू 1.4 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मीटर को करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगी। मीटर पर सेकंड में नीचे जो सेकंड है इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 3600 से डिवाइड करूंगी, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो सी आ जाएगा आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 2 लेन एक सिंगल कैरेज वे है, डिजाइन किया जाना है लाइफ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। टोटल यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक है, इंटेंसिटी इसकी कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन पर एक्सपेक्टेड है वो 2000 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे है। तो इस क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है और गेट का क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसको कैलकुलेटर के बिना कोई सोल्व नहीं कर सकता। तो एग्जाम में मुझे आने के उतने चांसेस लग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिना कैलकुलेटर के नहीं होंगे और आप इनको स्किप कर दो। काफ़ी सारे लोग आंसर रटने पर भी कोशिश करते हैं, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। मुझे लग रहा है OSSC जेई है, उसके एग्जामिनर स्मार्ट है, वो अच्छे लेवल का पेपर डिसाइड करते हैं और ऐसे क्वेश्चन होपफुली नहीं आएंगे। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको फॉर्मूला दिया गया है, ये इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज रखनी है। एन है नंबर ऑफ ईयर्स है, कितना डिजाइन पीरियड है, और वी है वो दिए गए सारे टर्म्स, व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, व्हीकल डैमेज फैक्टर है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, आर ट्रैफिक ग्रोथ रेट है। तो बस कुछ नहीं, वैल्यूज रख के आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि एलिवेशन में डिफरेंस है एज ऑफ पेमेंट में, वो 15 सेंटीमीटर का है, तो क्राउन क्या होगा। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्यों डाला है मैंने यहाँ पर, बट ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में बच्चे गलतियां करते हैं। क्राउन है तो ये इस तरीके से है, ये वाली जो हाइट है ये क्राउन है, ये 15 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 15 को ही 9 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 900 सेमी से डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैम्बर किसको बोलते हैं, ये वाला स्लोप होता है कैम्बर। तो इसके लिए तो हम विड्थ का हाफ लेंगे ना, जो बेस लेंगे वो, तो ये 15 अपॉन
15/9 मीटर का हाफ 450, तो ये 1/30 का स्लोप है यहाँ पर कैम्बर का सी। क्वेश्चन नंबर 29 में दिए है कि एक पेमेंट है वो पैराबोलिक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो व्हीकल का जो स्लोप है वो कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो ये इक्वेशन मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में बताई है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोलिक जो स्लोप जो पैराबोलिक पेमेंट है आपका, जिसमें आपने पैराबोलिक शेप दी है कैम्बर के लिए, उसकी इक्वेशन है। तो ऐसे जैसे आपकी ये रोड है, तो एक तो दिखने में भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा और यहाँ पे 0 होगा। आप इक्वेशन से भी निकालना चाहो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dy/dx आपका आएगा 2ax, और ये सेंटर पॉइंट आपका ऐसा पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, इसके ऑर्डिनेट्स हैं 0 0, ये 0 0 है, तो यहाँ पे तो स्लोप मिनिमम है, और जहाँ पर x की वैल्यू मैक्सिमम होगी ये पॉइंट्स, वहाँ पर स्लोप भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर सी होगा मोर एट द एजेस। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि विड्थ ऑफ कैरेज वे अगर 12.5 मीटर है, आउटर एज है वो हाई है इनर एज से कितने डिस्टेंस से, यहाँ पे 50 सेमी से हाई दिया गया है। अब ये वाला और कैम्बर वाले से आपको समझ आएगा उन लोगों को जो काफी बार कैम्बर और सुपर एलिवेशन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सुपर एलिवेशन की बात हो रही है, तो ऐसे हम एक किनारा जो रोड का है उसको रेज करेंगे दूसरे किनारे के कंपेरेटिवली। अब यहाँ पर क्या होगा, 50 सेमी है, ये हाइयर है और कैरेज वे 12.5 है, तो यहाँ पे आप 50 को 12.5 से डिवाइड करोगे, मतलब 12.5 को सेमी में कन्वर्ट करके फिर आप डिवाइड करोगे, तो ये 1/25 का स्लोप आ गया। तो सुपर एलिवेशन है तो पूरी विड्थ पे डिवाइड करते हैं, कैम्बर है तो कैम्बर तो ऐसा स्लोप होता है ना जो बारिश का पानी नीचे चला जाए उसके लिए दिया जाता है, तो ये बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा एक मूविंग व्हीकल जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसके लिए। तो एसएसटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो होता है ये v²/2gt, और जो किलोमीटर पर आवर में अगर आपको वेलोसिटी डायरेक्टली रखनी है तो फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखें तो ज़्यादा इजी पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस, नहीं तो बहुत मुश्किल है गिवन टाइम में, आपको कन्वर्ट भी करेंगे यूनिट्स को और सोल्व भी करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, आप ये याद रखें s%। अब s है वो है कि स्लोप है कहीं पर असेंडिंग या डिसेंडिंग, कहीं स्लोप पे स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो f है वो 0 हो जाएगा और आपका फॉर्मूला है वो इतना ही हो जाएगा सिर्फ। अब यहाँ पर t तो 2.5 सेकेंड लेते हैं, आपको याद रखना है, और f अगर कुछ दिया नहीं है और यहाँ से आपसे पूछा है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे f की 0.4, और यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो 0.278 इंटू वी आपका है 80 इंटू 2.5। अब आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप किलोमीटर पर आवर में रख सकते हो, 80/254 इंटू 0.4, तो यहाँ से ये आएगा 55.6 प्लस 62.99, दिस विल बी इक्वल टू 1.8.5, यानी 120 मीटर है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि डिग्री ऑफ रोड कर्व की जो डिफाइंड है वो 30 मीटर के आर्च के बेसिस पे डिफाइंड है, और 1 डिग्री का कोई कर्व है तो उसकी रेडियस क्या होगी। ये ऐसा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक बार समझ लोगे, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, रटना नहीं है कोई फॉर्मूला, और इसी के साथ इसके क्वेश्चंस आपको हाईवे में भी मिलेंगे और सर्विंग में भी मिलेंगे, तो अच्छा टॉपिक है, एक बार समझते हैं अच्छे से। डिग्री ऑफ कर्व है वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर मतलब डी डिग्री है किसी कर्व की, मैं बोलूँ कि कर्व डिफाइंड 30 मीटर के आर्क के बेसिस पे और डी उसकी डिग्री है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डी डिग्री होगा अगर ये आर्क की लेंथ है वो 30 मीटर हुई तो। और इसमें आपको या तो डिग्री देके रेडियस पूछ लिया जाता है या रेडियस देके डिग्री पूछ लिया जाता है। अब सिंपल सी चीज आप इसमें रिलेशन लिख सकते हो, अगर ये एंगल जो डी बन रहा है ये 360 डिग्री होता तो आर्क की लेंथ कितनी होती, टोटल पेरीफेरी जितनी, अगर 1 डिग्री होगा तो 2πr/360। क्वेश्चन में डी डिग्री की जगह 1 डिग्री दिया है तो 1 डिग्री होगा तो आर्क की लेंथ ये होगी, और हमें दिया गया है कि ये 30 मीटर के इक्वल है, तो ये 30 के इक्वल आ गया। यहाँ से आर आ जाएगा आपका 30 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 2π।
पाई की आप वैल्यू रखोगे 22.7 और इसको अगर सोल्व करोगे तो पाई डी अपॉन 72 आएगा, सॉरी ये आएगा आपका, सोल्व करोगे तो 1715 आ जाएगा। 2 से आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये 180 हो जाएगा, इसको करोगे तो 15 हो जाएगा और ये 1715 आ जाएगा, जिसको राउंड ऑफ करके आप ये 1719 लिख सकते हो, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिए है कि डिग्री ऑफ कर्व अगर डी है तो परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन हम रेडियस में डी और 30 मीटर में जो रिलेशन होता है वो लिखते हैं। यहाँ पर दिया नहीं है कि 30 मीटर का रेडियस है, मतलब 30 मीटर आर्क का लेंथ है, ये नहीं दिया गया है। बट कुछ नहीं दिया है तो आप 30 मीटर अज्यूम कर लीजिए, या तो 20 मीटर की आर्क लेंथ के बेसिस पे डिफाइंड होता है कर्व, या 30 मीटर के पे। तो यहाँ पर हम 30 मीटर लेके चल रहे हैं। अगर डी डिग्री है यानी डी डिग्री का एंगल बनाएगा 30 मीटर का। 60 डिग्री सेंटर पे एंगल बन रहा है वो हुआ तो टोटल आर्क की लेंथ पेरीफेरी के इक्वल हो जाएगी। 1 डिग्री के लिए हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 और डी के लिए हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई डी, दिस विल बी इक्वल टू 30 मीटर। यहाँ पे अब क्या होगा, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो आर निकालना है। आर होगा 3 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। जो परसेंटेज रिडक्शन करते हैं ग्रेडियंट में, जो ग्रेड कंपनसेशन होता है, हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में देखा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 7.5 अपॉन आर। तो वही इसने यहाँ पे पूछा है, तो 75 अपॉन आर की जगह आप ये रख दोगे 30 इंटू 360 और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई डी। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.04 डी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रोड सरफेस के लिए वो 0.15 है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो अलाउड है वो 1 in 15 है। तो एक 100 मीटर रेडियस के लिए मैक्सिमम स्पीड व्हीकल की जो अलाउड होगी वो क्या होगी। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ई है यहाँ पर 0.15, सॉरी ई है 1/15, एफ है 0.15, वी है वो आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 127 इंटू आर की वैल्यू है 100। यहाँ से आप v निकालोगे तो आएगा 127 इंटू 100 इंटू 0.216 का रूट। यहाँ पे अब एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। पहले तो ये 100 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसका रूट। अब यहाँ पे v आपका डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब क्या करना है, 127 का रूट लेना है और 21.6 का रूट लेके मल्टीप्लाई करना है। तो 21.6 का रूट किसके बीच में आ रहा है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कहीं आ रहा है। तो मैं इसके रेंज की निकाल सकती हूँ एक तरीके से, किस रेंज में मेरा आंसर आएगा। अब एक बार तो मैं लोअर साइड वाला ले लूँ कि मैं 21.6 की जगह 16 का रूट लिख दूँ जो कि होगा 4, और 127 का रूट तो मुझे नहीं पता बट मुझे 121 का रूट पता है, तो इसको मैं 11 लिख दूँ तो ये आएगा 44। यानी 44 से तो बड़ी वैल्यू आएगी मेरे आंसर की जो भी होगी, क्योंकि मैंने दोनों को ही वैल्यू कम कर दी है। बड़ा अगर लें तो 127 से बड़ा किसका स्क्वायर आपको पता है, 12 का, जो 144 होता है। तो इसकी जगह आप 144 ले लो और इसकी जगह आप ले लो 25। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, तो 12 इंटू 5 60। तो 60 और 44 के बीच में कहीं पर आंसर आएगा, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि सी ऐसा आंसर आ रहा है। हालांकि आप इसको सिर्फ इतना करके भी कर सकते थे कि 127 की जगह आप इसको 121 करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी, 11 आएगा, और ये 4 से करोगे तो 44 आ रहा है। इससे भी आपको आइडिया लग रहा है कि आंसर 52.4 होगा। 44 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी लेकिन इतनी भी नहीं आएगी, ये आपको आइडिया लगने लग जाएगा अगर आप ऐसे ट्रिक्स लगाओगे तो। और काफ़ी जगह आप इजीली रेंज भी निकाल सकते हो, तो उससे भी काफ़ी मतलब श्योरिटी के साथ आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि एल है वो लेंथ है किसी ट्रांजेक्शन कर्व की, आर सर्कुलर कर्व कोई रेडियस है जिससे पहले और बाद में हम ट्रांजेक्शन कर्व देते हैं,
उस कर्व की लेंथ एल है और मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ पर पूछा गया है, मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विथ टेंजेंट, जहाँ पे ट्रांजेक्शन कर्व एंड हो रहा है उस पॉइंट पर मैक्सिमम जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा ट्रांजेक्शन कर्व और सर्कुलर कर्व के बीच में वो क्या होगा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं और ये होता है इसका फॉर्मूला 2RL। यहाँ पे जैसे कि ऐसे ट्रांजेक्शन कर्व होगा, पहले स्ट्रेट लाइन होगी और यहाँ पे ये सर्कुलर कर्व है, इनके बीच में आपका ये ट्रांजेक्शन कर्व है। तो ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इस पॉइंट के लिए कम होगी, इसके लिए ज़्यादा होगी, इसके लिए मैक्सिमम होगी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है तो आप वहां तक के लेंथ जो ट्रांजेक्शन कर्व की लेंथ है उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे ये कोई पॉइंट है 2, ये 2 पॉइंट के लिए अगर मुझे फाई निकालना है तो मैं ये वाली वैल्यू जो स्मॉल एल है ये इसमें पुट कर दूंगी इस एल की जगह पे। अब अगर मुझे इस पॉइंट के लिए जो मैक्सिमम वाला डिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट के लिए वो निकालना है तो मैं स्मॉल एल की जगह टोटल ट्रांजेक्शन कर्व की लेंथ पुट करूंगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ एल है। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2R इंटू एल और ये आ जाएगा L/2R। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि इंटीरियर थिकनेस है कंक्रीट रोड स्लैब की, वो क्या होगा अगर व्हील लोड है वो 6300 kg है और परमिसेबल फ्लेक्सर स्ट्रेसेज हैं वो 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा, सिग्मा सी इक्वल होता है 3p अपॉन एच के स्क्वायर के, ये एच का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप एच निकाल सकते हो, एच आएगा 3p अपॉन सिग्मा सी का स्क्वायर रूट, तो 3 इंटू 6300 डिवाइडेड बाई 21 इसका स्क्वायर रूट, ये आएगा 30 आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये केजी में है। अब 30 सेंटीमीटर आपको कॉर्नर रीजन का जो मिली है थिकनेस वो है, और इंटीरियर की जो थिकनेस होगी वो इसकी 0.85 टाइम्स होगी। तो 0.85 इंटू 30 ये आपका बी आ जाएगा जो इंटीरियर की थिकनेस है वो। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि पी नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे जो पास हो रहे हैं आज के दिन वो है, आर है वो इंक्रीज इन ट्रैफिक रेट है, एन नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट है। तो एन ईयर्स के बाद में वो व्हीकल्स मतलब जो ट्रैफिक है वो क्या होगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या होंगे। तो यहाँ पे क्या अभी है पी, इंक्रीज की रेट है आर, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा 1 + आर, उससे अगले साल फिर ये जो आया इसको 1 + आर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे अगले साल ये अभी जो आया इसको 1 + आर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आर की रेट से इंक्रीज हो रहा है। एन ईयर्स के लिए निकालना है तो पी इंटू 1 + आर रेज़ टू पावर एन करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा आंसर। काफ़ी जगह ऐसा भी होता है इसमें कि हम एन साल बाद के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे 10 ईयर्स बाद के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, बट डिज़ाइन पीरियड उसका 20 ईयर्स है, तो डिज़ाइन पीरियड भी उसका 10 ईयर्स अगर है तो आप उसको यहाँ पे एन की जगह 20 रखोगे, समझ रहे हो। 10 साल बाद आपको काम स्टार्ट करना है रोड बनाने का, उस टाइम आप, या फिर आप कह सकते हो उस टाइम रोड कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद उस टाइम जो ट्रैफिक है वो तो पी है, बट आपको तो उसके लिए ही सिर्फ डिजाइन नहीं करना है ना, वो 10 साल रोड की लाइफ है, उसमें कितना ट्रैफिक बढ़ेगा उसको भी कंसिडर करना है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले में आप देखोगे कि n+10 मिलता है, कि 10 साल हम और एक्स्ट्रा कर देते हैं, क्योंकि अभी जो निकाल रहे हैं वो तो जब रोड कंप्लीट हो उस टाइम की है, बट रोड को 10 साल चलना भी है, उसकी लाइफ है। तो 10 साल बाद कितना ट्रैफिक हुआ वो आज उसको मतलब उसकी कैपेसिटी उस रोड की होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर हमसे पूछा है ओवरटेकिंग टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा एक व्हीकल के लिए जो कि ट्रेवल कर रहा है 50 km/h की स्पीड से, और उसको दूसरे जिस व्हीकल को ओवरटेक करना है उसकी स्पीड है 30 km/h, और यहाँ पर ओवरटेकिंग एक्सप्रेशन दिया गया है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये कोई स्लो मूविंग व्हीकल है, ये फास्ट मूविंग व्हीकल है, इसको इस व्हीकल को ओवरटेक करना हो तो ये क्या करेगा, इनिशियल तो ये जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी से उसके पीछे पीछे चलेगा, जो ही इसको मौका मिलेगा ये एक्सलेट करेगा, साइड वाली लेन में लेगा और वापस आगे जाके इसी लेन में आ जाएगा इसके आगे। तो जैसे कि इनिशियली ये इसके पीछे था, ये स्लो मूविंग व्हीकल है, ये फास्ट मूविंग वाला व्हीकल है जिसको ओवरटेक करना है।
बट अभी ये वीबी इसी की स्पीड से चल रहा है, इसकी स्पीड है वीबी जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर। ये भी इसी की स्पीड से चल रहा है अभी, क्योंकि मौका देख रहा है ओवरटेक करने के लिए। अब क्या होगा, ये अपने इस व्हीकल को एक्सलेट करते हुए इधर लेगा और ये स्लो मूविंग यहाँ पहुंचा, इससे कुछ आगे की डिस्टेंस में जाके वापस से इस लेन में आ जाएगा। अब इसके लिए अगर मैं डिस्टेंस टेबल लिखूं तो यहाँ पर ये इक्वेशन होती है इसके लिए, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u यहाँ पर vb के इक्वल है, इनिशियल इसकी स्पीड थी वो vb के इक्वल थी। अब इससे तो मुझे कैलकुलेट करना मुश्किल है मेरे लिए, तो एक दूसरा तरीका है मेरे लिए कैलकुलेट करने का कि यहाँ पर ये मिनिमम जो गैप रखिएगा वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, यहाँ पर भी मिनिमम गैप रखिएगा वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जितना होगा, और बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस में क्या हो रहा है कि स्लो मूविंग व्हीकल तो सेमी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो वो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। अगर वो टाइम टी ड्यूरेशन है तो vb इंटू टी हो जाएगा। तो टोटल जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है उसको हम लिख सकती हूँ 2s प्लस वीबी इंटू टी। टी है वो टाइम है जो कि ओवरटेकिंग में लगा है, क्योंकि टी वो टाइम है जब स्लो मूविंग व्हीकल तो यहाँ से लेके यहाँ पहुंचा है, उसी टाइम में इस व्हीकल ने ओवरटेक कर लिया। ये पहले इनिशियल यहाँ था फास्ट मूविंग व्हीकल, अब फास्ट मूविंग व्हीकल यहाँ आ गया है। तो 2s प्लस वीबी इंटू टी ये डिस्टेंस हो गई। दिस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस वीबी टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल u जो है वेलोसिटी वो vb के इक्वल है। अब यहाँ पे इसमें अगर आप इक्वेट करोगे तो 2s प्लस वीबी टी विल बी इक्वल टू वीबी टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पर अब आपको एक्सेलरेशन दिया गया है तो वीबीटी से तो वीबीटी कैंसिल हो गएगा, 2s इक्वल आ जाएगा हाफ एटी स्क्वायर के, और s का यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, ये होता है 0.7 वीबी प्लस 6। वीबी यहाँ पर मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है, आपको किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दी गई है तो आप इसको कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर s क्या है, s इक्वल है इसके, अब यहाँ पे 0.7 इंटू वीबी की जगह आप ये वैल्यू रख दोगे कन्वर्ट करके, तो 30 है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 डिवाइडेड बाई 3600 प्लस 6, इससे आप s की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी 11.833। ये s आ गया आपके पास, तो यहाँ पे लिख दो कि 11.833 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए है 1.25 और t आपको कैलकुलेट करना है, तो टी स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से t आ जाएगा 2 इंटू 11.833 डिवाइडेड बाई 1.25 और इसका स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करोगे तो 6.12 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो अब हमने हाईवे के ऑलमोस्ट सारी टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप अगर कमेंट करते हो नीचे, आपका जो भी फीडबैक है तो मुझे अच्छा लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है अच्छा लगेगा, अगर आपका फीडबैक है मेरे तक पहुंचेगा। थैंक यू।